नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं, यहाँ पर इनका नाम जो लिखा है यूट्यूब में, वो है बेबीज़ डायरी। तो मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपका सवाल पढ़ देता हूं। आपने कहा है कि आप दो फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। एक है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें 1000 पर मंथ की एसआईपी है, और दूसरा फंड है एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, उसमें भी 1000 पर मंथ की एसआईपी है। और हाँ, आपने ये भी कहा है कि एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में 9 ईयर्स के लिए और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में 3 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है, और ये ऐसा हाइब्रिड फंड है जहाँ पर इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो डायनेमिकली मैनेज होता है, यानी कि कब इक्विटी कम करना है, कब डेट में बढ़ाना है, कम करना है, ये समय समय पर फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। अच्छा फंड है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स का है। और मेरे हिसाब से इस तरह की स्कीम में 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ, कम से कम 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना सही माना जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा भी हो सकता है। और हम इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि स्कीम का मैंडेट है, अप टू 100% इक्विटी एलोकेशन भी यहाँ पर रह सकता है, और उस हिसाब से शायद 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन इस स्कीम के लिए कम होगा। दूसरी स्कीम का जिक्र जिसका आपने किया, एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, यहाँ पर 2 प्लान हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग्स प्लान। आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन से प्लान में किया हुआ है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो एक तरह से अग्रेसिव हाइब्रिड है, यानी कि वहाँ पर इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है। और यदि सेविंग्स प्लान की बात करें तो वहाँ पर इक्विटी एलोकेशन काफ़ी कम है, तो दोनों प्लान में काफ़ी अंतर होगा। तो स्कीम का नाम जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और 9 इयर्स के हिसाब से यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर साबित होगा। और मेरे हिसाब से यदि आप सेविंग्स प्लान में कर रहे हैं तो वो 3 साल के लिए ठीक है, और यदि आप इन्वेस्टमेंट प्लान में एसआईपी कर रहे हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए ही सूटेबल माना जा सकता है। तो हो सके तो आप मुझे प्लान बता दीजिए, तो मैं आपको सही से अपनी राय दे पाऊंगा। और साथ ही आपने कहा है कि 3 फंड में 2000 की एसआईपी करनी है 10 साल के लिए, और उसके लिए आप 3 फंड्स के नाम जानना चाहते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2000 ईच स्कीम, यानी कि 2-2000 की 3 स्कीम आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको 10 साल के लिए करना है तो ऐसे में एक तो लार्ज एंड मिड कैप फंड आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और लार्ज एंड मिड कैप फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो 2000 रुपये एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में और 2000 रुपये आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर लें। और साथ ही एक मल्टी कैप फंड को भी आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मल्टी कैप फंड में मेरा सजेशन होगा आपके लिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये 3 फंड्स में आप 2-2000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है खालिद बिराजदार ने। खालिद जी, आपने बताया कि आपकी एज है 38 ईयर्स की, और आप 2017 से कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब तक 9.50 लाख यानी कि 9.5 लाख रुपए आप करीब इकट्ठा कर चुके हैं। और एसआईपी आपकी चल रही है कुछ स्कीम्स में। ये स्कीम्स हैं एचडीएफसी सेंसेक्स फंड, इसमें 2000 रुपये की एसआईपी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1000, कैनरा रोबेको में 1000 लिखा है, लेकिन कैनरा रोबेको की स्कीम कौन सी है वो आपने नहीं बताया, तो मैं इस पर राय नहीं दे पाऊंगा। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 2000, ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और साथ ही 2000 रुपीज़ कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और मेरे एसेट मिड कैप फंड में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000। तो 9000 के लिए आपने बहुत सारी स्कीम ली हुई हैं। मेरी एक
मेरी एक राय है कि आपको स्कीम कम करनी चाहिए। एक लार्ज कैप फंड रखिए, HDFC सेंसेक्स फंड अच्छा है, आप उसमें ही अमाउंट बढ़ा सकते हैं। यदि 9,000 करना है तो आप लार्ज कैप फंड में 3,000 रुपये आप इसमें कर लीजिए, HDFC सेंसेक्स फंड में 2,000 है, 1,000 और बढ़ा लीजिए। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसमें भी आप 2,000 रुपये की SIP कीजिए 1,000 की जगह पर। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, इन दोनों में से आपको एक ही स्कीम रखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो 9,000 रुपये है वो आप सिर्फ 4 स्कीम में डिवाइड कर लीजिए। एक HDFC सेंसेक्स फंड, दूसरी स्कीम होगी मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इन 4 स्कीम में आप अमाउंट को डिवाइड कीजिए। इतनी सारी स्कीम और वही छोटा छोटा अमाउंट, मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। अब जो लमसम कॉर्पस आपने ऑलरेडी इकट्ठा किया है वो आपने बताया है कि HDFC मिड कैप फंड में 1.20 लाख है, ये अच्छा मिड कैप फंड है, आप बिल्कुल बने रहें। साथ ही आपके पास HSBC स्मॉल कैप फंड है। मेरे हिसाब से यदि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में SIP चल रही है तो उसी में लमसम भी होता तो ये बेहतर होता। साथ ही कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 70,000 रुपीज़ है, ये भी अच्छा फंड है। आप चाहें तो इन फंड्स में बने रहें। हालांकि फंड्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा कि HSBC स्मॉल कैप फंड से यदि निकल कर आप एक ही फंड में होते जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड तो बेहतर होता। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट है और आप बने रहना चाहें तो इन तीनों ही फंड्स में आप बने रहें। उसके अलावा तो कोई स्कीम नहीं है। हाँ, साथ में आप PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.20 लाख एवरी ईयर। अब आपने कहा है कि एक अच्छा 1.5 to 2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है। आपकी उम्र है 38 साल, तो यदि मैं मान के चलूँ कि 60 ईयर्स का रिटायरमेंट, तो आपके पास 22 ईयर्स हैं। 22 ईयर्स के बाद जो 2 करोड़ की वैल्यू होगी, यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलूँ तो करीब 55 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। 2 करोड़ से आज से 22 साल के बाद शायद रिटायरमेंट का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप क्योंकि 9,000 की SIP कर रहे हैं और ऑलरेडी 9.5 लाख रुपये आपने इकट्ठा कर लिए हैं, यदि 12% से मैं कैलकुलेट करूं और साथ में एक राय आपको और है, एक सजेशन और है कि आप 10% का स्टेप अप भी कर लें, 10% से हर साल अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहें, तो आपके पास आज से 22 साल के बाद करीब 3 करोड़ 42 लाख, करीब पकड़ लीजिए 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और इसमें मैंने PPF का अमाउंट नहीं जोड़ा है, उसकी अलग से डिपेंडिंग ऑन कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा। फिलहाल में 7.10% है, लेकिन समय समय पर वो कम और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी होगा, क्योंकि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ कॉर्पस वहाँ भी आपने इकट्ठा किया होगा, तो वो एक अलग से और एडिशनल अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर साल 10% का स्टेप अप करें, थोड़े से आप पोर्टफोलियो में बदलाव करें और आप एक अच्छी खासी राशि यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर है कमला ऑफिशियल। तो आपका रियल नेम क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सवाल मैं पढ़ता हूँ। आपने बताया कि आपकी उम्र है 35 साल और आपने कहा है कि आप रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे खुशी है कि मेरे वीडियोस से आपको मदद मिल रही है कुछ जानकारी हासिल करने में। और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, वो मैं पहले पढ़ देता हूँ और फिर उस पर मैं अपनी राय आपको दूंगा। तो स्कीम्स हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर 500 रुपये की आप SIP कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 1,000 रुपीज़, SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 500, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000, HDFC लार्ज मिड कैप फंड में 1,000 और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,000 की आप SIP कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 2,000, 3, 4 और 5,
तो सब मिलाकर 5,000 रुपये की SIP चल रही है। 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जिसके लिए आपके पास में 6 फंड्स हैं। एक बात तो कहूँगा कि 500-500 की स्कीम करने की बजाय यदि आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेते और स्कीम कम होती तो बेहतर होता। और 5,000 के लिए आप एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड, ये 3 फंड्स मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। और चौथा हो सकता है एक इंटरनेशनल फंड, तो ये काफ़ी होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन पहले जो आपने कहा है कि 15 साल का नज़रिया, कैलकुलेट कर लेते हैं कि 15 साल में कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन एक राय आपको और है, एक सजेशन भी है कि आपको यहाँ पर स्टेप अप भी करना चाहिए, हर साल अपनी SIP को बढ़ाना चाहिए। और कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मैं बताऊँगा कि यदि आप स्टेप अप करते हैं तो कितना पैसा बन पाएगा, नहीं करते हैं तो कितना बनेगा। तो 5,000 की SIP, 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन, 12% का CAGR, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, तो करीब 24 लाख रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद है। लेकिन यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, हर साल 10% से बढ़ाते जाते हैं, तो अमाउंट करीब करीब 41 लाख या थोड़ा उससे ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। और क्योंकि बात हो रही है 15 साल की, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। और स्कीम में जो बदलाव की मैं बात कर रहा था, आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और SBI मैग्नम मिड कैप फंड में भी 500 रुपये। तो मैं कहूँगा कि क्योंकि आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो कि एक मिड कैप फंड है, तो आप क्या कीजिए कि 500 रुपये की SIP बंद कर दीजिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड में, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये ऐड कर दें, तो स्कीम कम हो जाएंगी और थोड़ा सा अमाउंट आपका स्मॉल कैप में बढ़ जाएगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, उसमें आप बने रहिए। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें भी आप बने रहिए, अब शुरू किया हुआ है तो। और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में भी आप बने रहिए। तो यहाँ पर आप 5 स्कीम में आ जाएंगे 6 की जगह पर, बाकी और कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हालांकि SBI मैग्नम मिड कैप फंड भी अच्छा फंड है, लेकिन 500-500 रुपये की SIP करने के बजाय यदि आप एटलीस्ट 1,000 रुपीज़ रखेंगे एक स्कीम में तो अच्छा रहेगा। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप अमाउंट को बढ़ा दीजिए 500 रुपये से, और SBI मैग्नम मिड कैप फंड में ऐसे SIP रोक दीजिए। और बाकी जो मैंने बात की थी इंटरनेशनल इक्विटीज़ की, वो थोड़ा सा एक्सपोजर आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए मिल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो आपका है। और बस थोड़ा सा चेंज जो मैंने बताया उसके साथ आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मधुसूदन नायक जी ने। मधुसूदन जी, आपने बताया कि आप आर्मी में हैं, और जय हिंद आपको। और आपने बताया कि आपकी उम्र है 36 ईयर्स की, 15,000 की SIP आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि अभी तो काफ़ी लंबे वक्त तक आप SIP कर सकते हैं, तो SIP को बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपको अच्छा एक कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मैं आपकी जो स्कीम्स हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पहले पढ़ देता हूँ। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है। टाटा इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी अच्छा है, 2000 की SIP है। एक्सिस स्मॉल कैप में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, SBI स्मॉल कैप में 500। तो यहाँ पर गड़बड़ ये है कि आपके पास है 4 स्मॉल कैप फंड, और सब मिलाकर 7,500 आपका जा रहा है स्मॉल कैप में आउट ऑफ 15,000। और साथ में आपके पास दूसरे फंड जो हैं, खैर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, HDFC डिफेंस फंड है, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड में 1000 है। फंड्स आपके पास सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना है। और यहाँ पर आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप 7,500 कर रहे हैं। पहली बात, SBI स्मॉल कैप में 500, इसको आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है, इसको बिल्कुल कैंसिल कर दें। अब टाटा स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीनों ही स्मॉल कैप फंड अच्छे हैं। आप एक काम कीजिए, 2 फंड रख लीजिए। एक होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो गया है, अच्छा फंड है, और यहाँ पर आप इसको बिल्कुल बने रहें। और टाटा स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में से एक फंड रखिए। आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड
जारी रखिए। टाटा स्मॉल कैप फंड को आप बंद कर सकते हैं और उसमें आप अमाउंट भी मत बढ़ाइए, क्योंकि ऑलरेडी 3 और 2 5,000 रुपया फिर भी आपका रहेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दीजिए। जो आप एक स्मॉल कैप फंड बंद करेंगे, 2 बल्कि SBI स्मॉल कैप फंड में 500 और एक्सिस और टाटा में से एक करेंगे तो 2,500 रुपया आपका बचेगा। तो 2,500 रुपये जो बचेगा वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 है, इसको बिल्कुल आप रहने दें। HDFC डिफेंस फंड में 1,000, इसमें भी बने रहें। कोटक मिड कैप फंड में 1,500 है, इसमें बने रहें। आपके पास 2 मिड कैप फंड होंगे, कोई बात नहीं है। और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड में जैसे मैंने बताया थोड़ा SIP अमाउंट को कम कीजिए और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप अमाउंट को बढ़ा दीजिए। और आपने कहा है कि 15 से 20 साल में आपके पास होने चाहिए इकट्ठा 1 करोड़। मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। 20 साल के बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी, यदि 6% का भी इन्फ्लेशन हम मानकर चलें तो लगभग 31 लाख के आसपास ही बचेगी। तो इसके लिए आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। और 15,000 की SIP 20 साल यदि आप करते हैं और 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर हम मानकर चलें तो करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो 1 करोड़ का टारगेट था वो तो आपका पूरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू जैसे मैंने कहा कम हो जाती है। आप क्या कीजिए, 10% से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। 10% नहीं पॉसिबल है तो 7% की बात कर लेते हैं। 7% से हर साल आप एटलीस्ट अपनी SIP को बढ़ाते रहिए, तो 20 साल के बाद करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो कम से कम 7% से तो हर साल आपको स्टेप अप करना ही है। और जब जब आपका प्रमोशन हो या इनकम ज़्यादा बढ़े तब आप बिल्कुल SIP अमाउंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दें। जब लमसम में कभी पैसा आए तो टॉप अप कर दें, ताकि आपके पास में 20 साल के बाद 1 करोड़ नहीं बल्कि 4-5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सके। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है शबीर अहमद ने। शबीर जी, आपने बताया है, हाँ बल्कि आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको यहाँ से लॉट ऑफ नॉलेज मिलती है। तो शबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस तरह के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ये वीडियोस बनाने के लिए। और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और मेरी राय मांगी है, उस पर मैं ज़रूर आपको अपनी राय उस पर दूंगा। SBI लार्ज मिड कैप फंड में आप SIP कर रहे हैं 3,500 की, SBI फोकस फंड में 3,500, SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,200 और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1,000। यहाँ पर अगेन आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड हैं और जो अमाउंट भी है टोटल वो भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सब मिलाकर आप 12,700 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। और उसमें से स्मॉल कैप में देखा जाए 7,700 रुपीज़ आपके जा रहे हैं सिर्फ स्मॉल कैप फंड में। तो ये स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, जो कि आपके पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की बना देता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड में पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का, लेकिन जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखी जाती है और इससे रिस्क बढ़ जाता है। तो बेहतर होगा यदि आप, जैसे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड आपके पास है, बेहतरीन मिड कैप फंड है, इसमें यदि आप थोड़ा अमाउंट बढ़ाएंगे तो वो बेहतर होगा। आप SBI स्मॉल कैप फंड में थोड़ा अमाउंट को कम कर लें और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा बढ़ा लें। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप SIP बंद कर लें। पर कुल मिलाकर अगर 15,700 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 से 4,000 रुपये स्मॉल कैप में आप SIP रखें। बाकी फंड्स आपके पास सभी अच्छे हैं, आप बाकी फंड्स में बने रहें। स्मॉल कैप के भी सभी फंड्स अच्छे हैं, पर जैसा मैंने कहा कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए आपको निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में थोड़ा बढ़ाना चाहिए और स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर कम करना चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर। आपने कहा है कि 15 से 18 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा। देखिए, यदि 15,700 रुपीज़ पर मंथ की SIP होती है
और हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर एज्यूम करें, मानकर चलें कि 12% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो 18 ईयर्स में 1 करोड़ 11 लाख रुपए करीब इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि बात हो रही है बहुत लंबे वक्त की, तो मेरी राय यह है कि आपको स्टेप अप करना चाहिए, हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहिए। और यदि मैं कैलकुलेशन के लिए मानकर चलूं कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, यानी कि एसआईपी अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो 18 ईयर्स के बाद आपके पास करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। यानी कि 15,700 की एसआईपी इस वक्त पर है, हर साल 10% से आप बढ़ाएंगे और 18 ईयर्स के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पैसा बनेगा, तो स्टेप अप कर रहे हैं तो बन रहा है करीब 2 करोड़ 21 लाख। और स्टेप अप नहीं करते हैं, पूरे 18 साल सिर्फ और सिर्फ आप 15,700 रुपये ही इन्वेस्ट करते रहते हैं हर महीना, तो बनेंगे करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए 12% के रेट पर। तो इसके लिए आप एसआईपी अमाउंट को जरूर बढ़ाएं, ये आपकी मदद करेगा बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने में। ऑल द बेस्ट टू यू। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और इसी तरह से आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।